आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे साथ बैठे हुए कांग्रेस के यशस्वी विधायक और फिर से मैदान में त्रिवेशी चिरंजीवी राव जी, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो दोबारा से विधायक चुने जाने वाले हैं। आपके पिता से हम लोगों की बड़ी घनिष्ठता रही और अजय यादव जी ने जो रेवाड़ी के लिए काम किया और इस क्षेत्र के लिए काम किया, उसने अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं यहाँ पर रेवाड़ी की तो बात करने आई ही हूँ आप लोगों से, लेकिन हरियाणा की बात करनी बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा में हम जहाँ जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि हरियाणा बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और हरियाणा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरियाणा के मूल मुद्दे वही मूल मुद्दे हैं जो इस देश के मूल मुद्दे हैं। हरियाणा का युवा, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान, हरियाणा का पहलवान परेशान है। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है। पिछले 10 साल के जंगल राज में इतनी बेरोजगारी हुई है कि हरियाणा के युवा को इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है कि हमारे लड़के डंकी मारने को मजबूर हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है कि अगर 5,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरियां निकलती हैं तो 46,000 उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो हैं वो अप्लाई करते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का ये आलम है कि 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन पिछले 10 साल में वो पद नहीं भरे गए। तो बेरोजगारी हरियाणा की बहुत बड़ी समस्या है। आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रख देती हूँ, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और उन आंकड़ों में ये पूरी तरह से साफ है कि हरियाणा में देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी है। हरियाणा में बेरोजगारी कांग्रेस के शासन और बीजेपी के शासनकाल के दौरान चौगुनी बढ़ी है और उसका कोई निवारण नहीं है, उसका कोई समाधान हमें नहीं दिखता है। इसलिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और उस बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक प्लान है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ये मैं पहली बात युवाओं की बेरोजगारी की करना चाहती हूँ। दूसरी बात यहाँ पर जवानों की करना ज़रूरी है और उसके बाद किसानों की बात करेंगे। नमस्कार। किसानों की बात करने से पहले मैं, क्योंकि युवाओं की बात कर रही हूँ, तो जवानों की बात कर लेती हूँ। हरियाणा वो भूमि है जहाँ पर ना सिर्फ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, बल्कि यहाँ के हमारे बेटे सरहद पे खड़े होकर इस देश की रक्षा करते हैं। और जब यहाँ के माँ बाप अपने बेटों को सेना में भेजते हैं तो इस विश्वास से भेजते हैं कि उनका बेटा इस देश की रक्षा करने के लिए सियाचिन की कांपती हुई ठंड में और रेगिस्तान की तपती हुई धूप में एक जैसा खड़ा रहेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बेटों का त्याग, उनके बेटों का सम्मान ये सरकार 23 साल की उम्र में उनको रिटायर करके कराएगी। और वही अग्निवीर योजना है। अग्निवीर योजना सेना में हमारे सैनिकों को 2M दर्जा देने का काम कर रही है। जो अग्निवीर के सैनिक होंगे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कैंटीन की बाकी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी और 23 साल की उम्र में उनको कह दिया जाएगा आप रिटायर होकर घर चले जाइए। जब हरियाणा का युवा 23 साल की उम्र में रिटायर होकर आएगा, वो अपने पूरे जीवन में क्या करेगा? एक नया जुमला भाजपा पकड़ा रही है, हम सरकारी नौकरी देंगे। अरे छोड़िए सरकारी नौकरी, आपके बस की बात नहीं है। 11 साल में आप सेंटर में नहीं दे पाए, यहाँ की दीजिएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप हरियाणा के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को ये विश्वास दिलाइए कि आप आगे चलकर सेना को सम्मान देने का काम करिएगा और अगर आप नहीं करिएगा तो अग्निवीर को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। हरियाणा आई हूँ और हरियाणा में किसान की बात ना हो और बाकी बातें हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन किसान की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक तस्वीर डालना चाहती हूँ। ये तस्वीर आप सबके जहन में है। ये तस्वीर है उस किसान की जो देश की राजधानी दिल्ली आना चाहता था, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए, अपने साथियों की आवाज़ उठाने के लिए, अपनी फसल का उचित दाम मांगने के लिए। लेकिन इस किसान पर लाठियां उन्हीं के बेटों से बरसवाने का पाप नरेंद्र मोदी और हरियाणा की सरकार ने किया।
हरियाणा की सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये किलेबंदी की थी। याद है ना आपको, जब किसान जा रहे थे तो कैसे उनके रास्ते खुदवाकर उस पर कीले गड़वाकर सीमेंट की ये चट्टानें और ये बैरिकेडिंग कराई गई थी, जिससे किसान आगे ना बढ़ सके। और अगर किसी ने आगे बढ़ने की कवायद की तो उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के बम गोले चलाए गए। किसान हमारे 1.5 साल तक सरहद पे बैठे रहे, जाड़ा गर्मी बरसात सब सहते रहे। और उन किसानों को 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी जी ने कहा मुझे क्या। उन किसानों पर ना सिर्फ लाठियां बरसाई गई बल्कि फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस तक कराए गए। ये वो किसान हैं जो धरती का कलेजा फाड़कर फसल उगाते हैं जिससे हमारा और आपका पेट भरा रहे। लेकिन जब उन्होंने अपने हक की बात करी तो उनको गुंडा, मवाली, नक्सली, आतंकवादी, पाकिस्तानी न जाने क्या क्या कहा गया। अपने सिर पर पड़ी जो लाठी जिससे उसका सिर फूट गया और खून बहा, वो भूला नहीं और हरियाणा वो भूला नहीं है। असलियत यह है कि आज भी खट्टर जी खड़े होके कहते हैं जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे वो किसान थोड़े ही हैं। आप मत सम्मान करिए, लेकिन असम्मान तो मत करिए, अपमान तो मत करिए हमारे किसानों को। और इसका बदला हरियाणा चुन चुन कर हर असेंबली में लेगा। हरियाणा पे बात करते वक्त पहलवानों की बात ना हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सच है कि हरियाणा के किसान, हरियाणा के जवान और हरियाणा के पहलवान इस देश की आन बान शान है। ये सच है कि हरियाणा के पहलवानों ने हर बार इस देश का गौरव बढ़ाया है। आपको खेलो बजट से थोड़ा बजट मिलता है, गुजरात को आपका 10 गुना मिलता है, वहां से एक खिलाड़ी नहीं जाता। आपके यहां से भर भर के न सिर्फ खिलाड़ी जाते हैं, बड़े बड़े मेडल जीत कर लाते हैं। जब हमारी बेटियां, आपकी होनहार बेटियां मेडल जीत कर लाई तो उनके साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाने का काम किया गया। लेकिन जब उन्हीं बेटियों ने अपने साथ हो रहे अत्याचार और यौन शोषण के आरोप लगाए तो उनको 1.5 महीने तक दिल्ली में खुले आसमान के नीचे बैठाने को मजबूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक नहीं कहा तब तक एफआईआर नहीं हुई। और जब बेटियों ने प्रदर्शन करना चाहा तो नरेंद्र मोदी ने अपने घर से महज 300 मीटर की दूरी पर बेटियों को रौंदा, बूटों तले बेटियों को लाठियों से पिटवाया। हरियाणा नहीं भूला उसके बेटियों के दामन पर जो आपने हाथ डाला। हरियाणा नहीं भूला है कि आपने बेटियों का नहीं बल्कि आरोपी को संरक्षण दिया। हरियाणा सब याद रखेगा और हरियाणा हर चीज का बदला आपसे लेगा। असलियत यह है कि दिल्ली को किलेबंदी करने का काम नरेंद्र मोदी और हरियाणा की सरकार ने मिलकर किया। और असलियत एक यह भी है कि जब चुनाव के मुहाने पर हरियाणा आके खड़ा हुआ तो आपने लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बदला, आपने उप मुख्यमंत्री बदला, आपने अपना पार्टी अध्यक्ष बदला। लेकिन असलियत यह है कि लोग आपकी असली बात जानते हैं। लोग जानते हैं कौन किसकी कठपुतली है और लोग जानते हैं कि आंख में धूल झोंककर आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हरियाणा की कानून व्यवस्था का यह हाल है कि चाहे वो फरीदाबाद हो या गुड़गांव हो, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर, वहां दंगे होते हैं, वहां दिन दहाड़े गोली मार के हत्या होती है। तो हरियाणा को अगर दोबारा से प्रगति के पथ पर लाना है, हरियाणा में अगर दोबारा से निवेश लाना है, नौकरियां लानी है, यहाँ की बातों को फिर से राष्ट्रीय पटल पर उठाना है, तो हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया है। और हरियाणा के बदलाव का मन जो है वो कांग्रेस की गारंटी है। हरियाणा उकता चुका है बीजेपी के जंगल राज से, लेकिन वो बदलाव कांग्रेस के साथ मिलकर करना चाहता है। वो बदलाव हमारे चिरंजीवी भाई के साथ मिलकर करना चाहता है। हरियाणा में कांग्रेस का वादा है हमारी सरकार बनेगी, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके अकाउंट में 2000 रुपए डालेंगे और 500 का गैस सिलेंडर देंगे। हरियाणा के किसान से हमारा वादा है हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। हरियाणा के जवानों से हमारा वादा है हम अग्निवीर को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी दोयम दर्जे वाली स्कीम हम नहीं चलने देंगे। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा को लेकर, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, दिव्यांगों की पेंशन हो, विधवाओं की पेंशन हो, उनको हम 6000 रुपये महीना करेंगे। और हमने जैसे कि ओपीएस बहाल किया हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वैसे ही हम हरियाणा में करेंगे। ये सच है कि राजस्थान में हमारी 25 लाख की चिरंजीवी योजना लोगों की जड़ी बूटी बन के खड़ी है। उसने लोगों को जीवित रखा है, उनको स्वास्थ्य का अधिकार दिया। वैसी ही स्कीम हम एक हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं। हम गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे
बनाने की बात कर रहे हैं। हम युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए जो 2 लाख सरकारी पद हैं उनको तुरंत भरेंगे और ये जॉब्स कैलेंडर बना के किया जाएगा। आपने खुद देखा होगा और आपके सामने मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितना मेहनत और जितना काम हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने यहाँ पर किया है और जो मेहनत राहुल गांधी ने करी और जो प्यार हरियाणा ने, जो मोहब्बत हरियाणा ने, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो और अब जो विजय संकल्प यात्रा चल रही है उसके दौरान हो, जो बरसाई, उसमें वाकई हरियाणा का बहुत बड़ा रोल है। आज भी वो हरियाणा में है और पूरा का पूरा हरियाणा मान लो सड़कों पर उतरा हुआ है और वो चाहता है कि बदलाव हो, वो चाहता हो परिवर्तन हो, वो चाहता है कि ऐसे लोग चुने जाएं जो आपके काम करें, आपके हक की आवाज़ उठाएं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से अपील करती हूँ कि चिरंजीवी भाई को दोबारा से चुनिए। आपके बीच के हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपके सवालों का स्वागत है। अगर हरियाणा पर ये सवाल पहले हों तो मैं अनुग्रहित रहूँगी। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी लग जाती थी, एक क्षेत्र में विकास हुआ, जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता था कांग्रेस में वहीं पे काम होता था। इस तरह क्या हो भाई 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से सरकार में आपने क्या कर लिया? कोई भ्रष्टाचार था तो कर देते ना साबित। 10 साल जनता ने आपको वक्त दिया, कोई झुंझुना बजाने के लिए थोड़ी बैठाया था जनता ने आपको। जनता ने आपको 10 साल वक्त दिया। आपने 10 साल पहले कहा था भ्रष्टाचार हुआ, आप एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए क्योंकि आपने मनगढ़ंत कहानियां रची। आप अब कह रहे हैं एक तरफ के लोगों का विकास होता था, आपने तो किसी तरफ के लोगों का विकास नहीं किया ना। असलियत यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर रिकॉर्ड निवेश आया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो नौकरियां बनी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हरियाणा पहुंची। तो एक क्षेत्र का विकास कैसे था? हरियाणा पर कैपिटा में तब नंबर 1 नंबर 2 होता था देश में, आज हरियाणा सड़क के नीचे पहुंच गया है। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हरियाणा की बेरोजगारी चौगुनी बढ़ गई हमारे जाने के बाद से। 10 साल से आप सत्ता में थे, आपने क्या किया? सब कुछ भूल जाइए। 2 लाख सरकारी पद तो खाली पड़े थे, उनको तो भर सकते थे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकालते हैं और उसमें 46,000 जो अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है। वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना भविष्य ही नहीं दिख रहा है। ये हरियाणा के ही तो नौजवान है जो ना लाइन में लग के इजराइल के युद्ध क्षेत्र जाने को मजबूर है। क्यों जा रहे हैं वो? ये सारी बातों का जवाब हरियाणा मांग रहा है। इधर उधर की बात, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने से अब बात नहीं बनेगी। हरियाणा हिसाब करके रहेगा। मैडम, अनिल विज ने चुटकी ली है, राहुल गांधी आएंगे, तूफान आएगा, लेकिन पता तक नहीं हरियाणा। देखिए, ऐसा है कि एक दिन अमित शाह यहाँ आए, उन्होंने सैनी साहब का हाथ उठा के कहा ये हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ये चेहरा है। 24 घंटे बाद अनिल विज जी कूद पड़े, उन्होंने कहा ना जी मैं सीनियर हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उसके थोड़ी देर बाद राव इंद्रजीत ने कहा जी मैं बनूंगा। फिर वहां पर रामविलास शर्मा जी रो रहे हैं मेरे साथ, इनका बड़ा ब्राह्मण चेहरा, वो रो रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो गया। फिर इनके 63 लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस्तीफा देते हैं। इनके पिछड़े प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक जो राज्य के थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। तो इनके साथ खड़ा कौन है? अनिल विज जी का अपनी पार्टी में क्या ओहदा है और अनिल विज जी को कितना दूध की मक्खी की तरह से हरियाणा बीजेपी ने निकाल दिया है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप यहाँ के बड़े प्रखर पत्रकार हैं, मुझे पता है ये बात, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। असलियत ये है कि, और मैंने कल भी ये कहा और फिर कहती हूँ, हरियाणा के भाजपाइयों को मेरी छोटी सी नसीहत है, और वो नसीहत ये है कि राहुल गांधी के और कांग्रेस के वीडियो मत देखिएगा। कमज़ोर दिल वाले भाजपाई तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उनको सुनने के लिए और बदलाव करने के लिए जनता सड़कों पर नहीं निकल रही है, जन सैलाब आ रहा है, सुनामी आ रही है। कमज़ोर दिल वाले भाजपाइयों के दिल और दिमाग पर बड़ा आघात पड़ सकता है इसका। उसी आघात के चलते मुझे लगता है अनिल विज जी ने जो कहा वो आपने भाजपा को लेकर सवाल उठाया, तो कांग्रेस में भी यही हो रहा है। तुम्हारी चलते कह रही मुझे सीएम बनाओ, तो वो नाराज चल रही है। वो किसी आप थोड़ा सा लेट आए मेरे बंधु, मैंने आपको देखा अभी आप 5 मिनट पहले ही आए। मैंने काफ़ी बातों का जिक्र किया था, शायद आपने वो नहीं सुनी होंगी। राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। क्या बुरी बात है? आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर कुछ लोग होंगे, आपके नीचे कुछ लोग होंगे, नीचे वाले आपकी जगह आना चाहते हैं, आप उनकी जगह जाना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षा होना क्या बुरी बात है? लेकिन
शैलजा जी ने जो बात कही, और मुझे लगता है उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारकर ये कहा मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, और जैसे मेरे पिता तिरंगे में लिपट कर गए थे मैं भी जाऊंगी। इससे बड़ा तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। इससे बड़ा तो फिर आप मुझे अपना कहिए, मैं किडनी निकाल के यहाँ चली जाऊँ बताने के लिए। असली बात यह है, शैलजा जी ने कल अंबाला में राहुल जी के साथ जो रैली करी, उनके साथ और प्रियंका जी के साथ जो यात्रा करी, वो बहुत बड़ी बात है। शैलजा जी हमारी नेत्री हैं। शैलजा जी, हुडा जी, रणदीप जी, सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा की जनता ये चुनाव लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है कि हम कह सकते हैं हमारी इच्छा है। बीजेपी में कहकर दिखा दीजिए, हो गई ना फजीहत। रावइंदरजीत सिंह जी कह रहे हैं दक्षिण हरियाणा की हमारी 14-15 सीटों तक का दावा करेगी, इस बार आई नहीं, वो तो दावा उन्होंने पहले भी किया था, और रावइंदरजीत सिंह तो बेचारे मन महसूस कर बार बार कहते हैं मैं उम्मीदवार हूँ। ना उनकी उम्मीदवारी सामने आ रही है, ना अनिल विज जी की आ रही है, क्योंकि सबको पता है कि सरकार ही जा रही है। अब ऐसे में बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें हाँकी जाएंगी। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और कल से जो यात्रा शुरू हुई है उसको देखकर तो अब भाजपा ही कह रहे हैं, अभी तक तो 10-15 पर थे, अब 5-7 आ जाए तो बड़ी बात है। सुप्रिया जी, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर कर दिया कि सैनी साहब होंगे। आप हुड्डा जी दिखते हैं, कांग्रेस मतलब हुड्डा हरियाणा में दिखती है, तो आप भी डिक्लेयर करें ना कौन आपका चेहरा होगा, लोगों को पता लगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कांग्रेस के तौर तरीकों के बारे में मेरे बंधु जानकारी थोड़ी सी कम है। हम किसी भी राज्य में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर अभी तक हमारी सरकारें थी, हम कहीं पर चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, और हमारे चुने हुए विधायक अपने विधानमंडल नेता का चुनाव करते हैं। यही कर्नाटका में भी हुआ, यही तेलंगाना में हुआ, यही हिमाचल में हुआ, और यही हरियाणा में होगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। मैडम, कांग्रेस जिस तरीके से लहर की बात कर रही है कि हरियाणा में लहर है, उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, कितना सही है? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर कोई देखना चाहता है तो इसमें क्यों आप आपत्ति कर रहे हैं? सपने देखने की तो लोगों को आज़ादी इस देश में है ना। हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, फिर भी हम बीजेपी को सपने देखने देंगे। सपने देखने का मैंने आपको बोला, बीजेपी के लोग कह रहे हैं 5-7 में सिमट जाएंगे। ये नंबर मैं आपको दे रही हूँ। प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, हम दोबारा से यहाँ आएंगे, चिरंजीवी भाई जीतेंगे, और फिर से आप सबके साथ मिठाई खाकर जाएंगे और सरकार बनवा कर जाएंगे। 6,000 पेंशन बुजुर्गों की और 2,000 महिलाओं को प्रति माह 500 रुपये में सिलेंडर। आखिर ये बर्डन तो जनता पर ही पड़ना है, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल देना। ये बहुत ही दिस इज, अगर मैं अंग्रेजी में इसको शब्द बोल सकूं, ये वूडू इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। बर्डन जनता पर तब पड़ता है जब जनता की जेब से लूट मचाकर मित्र की जेब में सुनामी डाली जाती है, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछले 11 साल आपको लूटा। आपका पेट्रोल और डीजल आज यहाँ पर कितने का है? 90 के पार पेट्रोल है, 80 के पार डीजल है, जबकि कच्चे तेल का दाम 70% गिर गया। क्यों? आपकी जेब पर लूट मचाई जा रही है। कल पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, परसों से हमारे त्योहार शुरू हो जाएंगे। नवरात्र की शुरुआत है, नवरात्र के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, लगातार हिंदुओं के त्योहार शुरू होने जा रहे हैं। आज कमर्शियल गैस का सिलेंडर 48.5 रुपये बढ़ा दिया गया। ये धर्म के स्वयंभू जो ठेकेदार हैं, ये लगातार आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं, और ये पैसा आपके भले के लिए नहीं आ रहा है। इस पैसे को किसान की एमएसपी पे नहीं जा रहा है, ये पैसा महंगाई भत्ते के लिए नहीं आ रहा है, ये पैसा गरीब मजदूरों के लिए नहीं आ रहा है, ये पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में डाला जा रहा है। 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ होंगे। हरियाणा का किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता है? 16 लाख करोड़ आप पूंजीपतियों के माफ करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। 10 कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, और उन 10 कंपनियों का करीब 67,000 करोड़ बकाया था सरकारी बैंकों पर। वो सब बीमार कंपनियां हो गई थी। उन 10 कंपनियों को अडानी जी ने खरीद लिया 16,000 करोड़ रुपए पर। किसकी जेब पर डाका पड़ा? वो डाका आपकी जेब पर पड़ा, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकालकर अडानी जी की जेब में डालने का काम हुआ। जनता का पैसा अगर निकालकर जनता की जेब में डाला जा रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये होना चाहिए। दिक्कत की बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा आकर दूसरे तरह की बात करते हैं और कहीं और जाकर दूसरा पक्ष रखते हैं। हमारा जो कर्ज था ना जी, हमारा जो कर्ज था 2014 तक जब हमारी सरकार गई थी तो 70,000 करोड़ था। आज आपको पता है हमारा कर्ज पहुंच चुका है 3.25 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो इतना कर्ज ले रहे हैं, ये कर्ज जा कहाँ रहा है? ये भी तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना
कि आपने 50 सालों में तो सरकार का कर्ज था 70,000 करोड़, आपने ऐसा क्या काम किया धरातल के ऊपर जो नज़र नहीं आ रहा है, जो आपने 2.5 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए ना। और सिर्फ भाई मेरे एक मिनट, कहाँ से आएगा? भाई मेरे एक मिनट, ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ये देश की बात है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, इस देश में कर्जा था 55 लाख करोड़, आज वो कर्जा पहुंच गया 205 लाख करोड़। किसकी जेब में पैसा आया और कौन से पुल बने, ये मैं जानना चाहती हूँ। जो बना चुनाव के पहले वो ताश के पत्तों की तरह बारिश में ध्वस्त हो रहा है, चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, राजकोट का एयरपोर्ट हो, जबलपुर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो सुदर्शन सेतु हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो तमाम पुल और सड़कें हो। क्यों ढह रही है ये सब? क्योंकि भ्रष्टाचार से पैसा मित्रों की जेब में डाला जा रहा है, लोगों का निकाल के। मैं आपको कांग्रेस के बारे में एक छोटी सी बात बता देती हूँ। हमारा जो मैनिफेस्टो या हमारी जो गारंटी आती है, ये हाईएस्ट इकोनॉमिक कमेटी में जाती है, जहाँ पर चिदम्बरम जी जैसे लोग हैं, और जब तक वो इसको स्वीकृति नहीं देते हैं, इंटरनल एक्रूवल्स और बजट देखकर हम कोई चीज़ अनाउंस नहीं कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर पाबंदी है। हम मोदी जी की तरह जाकर नहीं कह सकते हम 2 करोड़ रोजगार बना देंगे सालाना, हम 15 लाख बैंक अकाउंट में ले आएंगे, हम नहीं कर सकते। हमारे ऊपर पाबंदी है। मैं तक या चिरंजीवी भाई तक या हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बोल सकते हैं जब तक इकोनॉमिक कमेटी उसको अपना सैंक्शन नहीं देती है। उन्होंने मंजूरी दी है, हमने बजट देखा है, हमने इंटरनल एक्रूवल्स देखे, हमने देखा है कि किस तरह से रेवेन्यूज़ रेज किए जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ पर एक्सपेंडिचर की वेस्टेज हो रही है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये हो सकता है। और क्योंकि आपने इकोनॉमिक एक सवाल पूछा है, मुझे इकोनॉमिक की थोड़ी सी जानकारी है। एक सुदर्शन चक्र होता है। वो सुचक्र ये है कि अगर आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो आप खर्चा ज़्यादा करेंगे, आप खर्चा ज़्यादा करेंगे तो कंपनी वो सामान ज़्यादा बनाएगी तो ज़्यादा निवेश करेगी तो ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखेगी, जितनी ज़्यादा नौकरियां बनेंगी उतनी ज़्यादा हाथ में पैसा आएगा। ये सुचक्र टूट गया है, ये कुचक्र हो गया है। इस समय ना निवेश हो रहा है ना उपभोग हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बदलेगा। अगर प्रचार की बात कर ले तो अभी पर्ची खर्ची और एक जीजाजी वाड्रा जी को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर क्या आप हरियाणा, सॉरी मैं हरियाणा का ही बता रहा हूँ ना। हमारे एमएलए थे धर्मवीर गोंदर जी, जिनके खुद के बेटे ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे ने 50 लाख रुपए दिए हैं सरकारी नौकरी के लिए। उससे बड़ा आरोप क्या होगा? आप क्या पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं? इस सरकार का तो सबको पता है, जितने भी एसडीओ लगे हैं यहाँ पर 70, वो सब पैसे लेके लगे हैं। ये तो बीजेपी मंद घंट आरोप लगाती है, सबको पता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा का प्रयोग मोदी जी हरियाणा आके कर रहे हैं वो हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ है। हरियाणा की संस्कृति मोहब्बत की संस्कृति है, हरियाणा में आपसी भाईचारा है, हरियाणा में एक दूसरे से इतने सम्मान से बात की जाती है। किस भाषा का प्रयोग मोदी जी मंच से कर रहे हैं? आप किसी के लिए किसी को दलाल कह रहे हैं, आप ये शब्द है नरेंद्र मोदी के। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मुजरा और मंगलसूत्र कहते थे, अब हरियाणा आके आपका सम्मान करके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। 10 साल से सत्ता में दिल्ली में आप काबिज हैं, 10 साल से आपकी कठपुतली हरियाणा में, क्यों नहीं आपने किसी को भ्रष्टाचार में जेल में डाल दिया? क्योंकि आपने मनगढ़ंत केसेस बनाए हैं, आपने कांग्रेस के खिलाफ मनोहर कहानियां रची। यहां पर आकर कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल से आपने कुछ नहीं किया। और दलाल हमारे यहाँ गोत्र भी है, आपको पता है ना। दलाल कहना, आप उसका मकसद समझ रहे हैं? दलाल बिल्कुल दलाल करण दलाल नहीं, गलत है, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनका कहना है कि अगर दम है तो शैलजा को सीएम का फेस दिखाए, और हाथ मिलाने से अगर दिल मिलते हैं तो हुड्डा साहब भी उनका समर्थन करेंगे। तो चलिए, स्मृति ईरानी जी ने ये तो मान लिया कि सरकार हमारी बन रही है, वो हमें नसीहत दे रही है हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं। सबसे पहले तो उनका अग्रिम साधुवाद हमारी सरकार बनाने का दुनिया को बताने के लिए, पहली बात। स्मृति जी हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटर से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही है, वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रही हैं। अच्छा, ये एक राहुल गांधी जी के रोड शो रेवाड़ी के बारे में कैप्टन साहब क्या कि रोड शो अभी रूट मैप नहीं आया राहुल जी का ना, जब रूट मैप आएगा तब पता चलेगा। कंफर्मेशन नहीं हुई है। वहाँ से प्रफुल्ल जी आए थे AICC से, वो कह रहे थे कि टेंटेटिव प्रोग्राम है,
तो अभी रूट मैप अभी बहादुरगढ़ साइड है, उनका 2 या 3 का जो भी कार्यक्रम अगर बनेगा तो या तब बनेगा। बाद हरियाणा में केजरीवाल ने भी 5 बड़ी गारंटियां दी है, पहले दिल्ली, फिर पंजाब और हरियाणा में 5 गारंटी देकर गए हैं। मैं उन पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये चुनाव डायरेक्टली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रहा है, लेकिन उनका वोट शेयर और नोटा का वोट शेयर अगर आप देख लीजिएगा तो आपको खुद अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार